पर फंडामेंटल नजरिया भी इस वक्त जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम टेक्निकल डिटेल्स तो समझ रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए ऑन लॉन्ग टर्म प्ले भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जो लगातार बढ़ता दिख रहा है। केआर चौकसी इन्वेस्टमेंट एड के देवेंद्र चौकसी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और देवेंद्र जी बाजार पर काफी हद तक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं और अपनी सारी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हैं। देवेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू। वैसे तो बाजार में इस वक्त थीम्स कई सारे हैं, लेकिन देवेंद्र जी इस वक्त अर्निंग सीजन है जो कि सबसे बड़ा पैरामीटर है और अर्निंग्स का एक डिसेंट स्टार्ट देखने को मिला है। आईटी की तरफ से हमने जरूर देखा कि कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस नजर आए, लेकिन जैसे ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे आए एक पॉजिटिव सरप्राइज मिला। उसके बाद कंजम्पशन थीम, अब ऑटो सेक्टर पर भी नजरें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक हैवी वेट था जिसके नतीजे काफी अच्छे आए, जिस पर आपकी नजर रहती है, पैनी नजर रहती है, रिलायंस। शुरुआत वहीं से करना चाहूंगी। एस्टिमेट अनुमान से भी बेहतर नतीजे आए, हर सेगमेंट में देवेंद्र जी अच्छा एक्शन, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। क्या रिलायंस पर यहां से और ज्यादा आगे नजर दौड़ानी चाहिए, क्योंकि O2C कारोबार, रिटेल, ऑयल एंड गैस हर तरफ, और इनफैक्ट प्रॉफिट की बात करें पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे अच्छे प्रॉफिट्स देखे इस बार। देवेंद्र जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। गुड आफ्टरनून जी। रिलायंस के जो नतीजे हैं वो डेफिनेटली हर क्षेत्र के अंदर बेटर आए हैं, नो डाउट अबाउट इट। और पर्टिकुलरली ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के अंदर उनके नतीजा कंपैरेटिवली बेटर आए हैं। एक तरफ लोअर कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल का उनको जो एक बेनिफिट मिला है वो एक अच्छी तरह से उन्होंने अपने रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट किया हुआ है। एट द सेम टाइम ग्लोबल इकोनॉमी खुल जाने की वजह से जो रिफाइनिंग क्रैक्स के अंदर जो डिमांड बढ़ी है तो मार्जिन वहाँ पे थोड़े स्टेबल हुए हैं। So that is also, I think, playing a better major role as far as I think the contribution is concerned. मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर जहाँ पे कंटिन्यूड ग्रोथ का जो एक प्रोग्राम है वो आई थिंक बहुत शांति से देखना चाहिए। रिटेल के कारोबार के अंदर 18,000 के ऊपर स्टोर्स लगे हैं, उसके साथ में उनके डिजिटल प्रॉपर्टी के ऊपर भी रिटेल का कारोबार बढ़ा है। जियो का जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर फाइबर टू होम एज वेल एज मोबाइल, ये दोनों के वजह से उनके डेटा कंजम्पशन और आरपू बढ़ के आए रहे। और आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ये साल के अंत के अंदर 23-24 के अंदर आई थिंक द आरपू कुड पॉसिबली वेल सरपास 200 रुपीज के ऊपर निकल जाएगा, जो करीबन आज की तारीख के अंदर 178 के आसपास है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल रिलायंस की जो गति है वो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में से डेफिनेटली मजबूत है। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल बिजनेसेस है, ऑयल टू केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन के जो कारोबार है उनके अंदर भी मैं ऐसा समझता हूँ कि विद द स्टेडी क्रूड ऑयल प्राइसेस आई थिंक ओवरऑल आउटलुक रिमेन्स एब्सोल्युटली कन्विंसिंग एंड बॉयंट। सो ओवरऑल रिलायंस का ग्रोथ प्रोग्राम आगे के समय के अंदर ऑफ कोर्स new businesses like renewable energy and the ecosystem are also going to contribute significantly, ऐसा मेरा मानना है। गुड आफ्टरनून देवेंद्र, ये तो एक बड़ा ग्रुप है जिसकी आपने बात की। कुछ समय पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो एक व्यू आपसे अडानी स्टॉक्स पे भी लिया था और तभी बात हुई थी, आपने कहा था जब डिप थोड़ा सा आएगा तो अडानी स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। उस स्पेस के कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पर आपने अपनी राय भी दी थी। अभी क्या अडानी स्टॉक्स पे व्यू बनता है, क्योंकि ये बात कल भी हम भी ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इन स्टॉक्स पर अब राय बाय की आती ही नहीं है, जबकि स्टॉक्स में आप देखें तो नीचे से चाल आ चुकी है। So I think मैंने पहले भी बताया था कि fundamentals of the company they remain absolutely strong and convincing. Be it port business, be it airport business, road business, FMCG business, power generation and distribution business. Each of these businesses के अंदर fundamentals of the company remains absolutely convincing. उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो मार्केट का कंसर्न है वो ऑलरेडी मार्केट नर्वस था और थोड़ा बहुत अभी भी है because of the debt position of the company, which is also not very alarming in my viewpoint. But more importantly, I think the market का जो technicals है वो weak हुआ है ये stock के अंदर. As a result of which fresh buying is not coming from a very strong investor. मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये सुप्रीम कोर्ट का जो कमिटी उन्होंने जो इंस्टीट्यूट की है टू फाइंड आउट द एलिगेशंस ऑफ हिंडलबर्ग,
मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बार उनका आउटकम आ जाता है तो उसके बाद में शायद ओवरऑल आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा. सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, according to me, I think the counters may probably remain little bit more challenging as far as I think the investors are concerned. देवन भाई, आईटी कंपनीज के करेक्शन पूरी हो गई या फिर आपको लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकती है? ये एक एज एन इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में 10-20% जगह दे देनी चाहिए अभी आईटी पे सर? मैं ऐसा मानता हूँ कि आईटी के अंदर कोई खराबी नहीं है. ऑनेस्टली, इफ आई हैव टू रीड द रिजल्ट्स ऑफ इवन इंफोसिस एंड टीसीएस इंक्लूडेड, उनके अंदर कोई बिजनेस के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री, इंफोसिस की जो आदत है वो हिसाब से उन्होंने शायद एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव आउटलुक दिया है. मैं नहीं मानता हूँ कि ग्लोबली आईटी कंपनी के लिए कोई इतने खराब कारण है. मे बी एक आधे क्वार्टर के लिए शायद आपको थोड़ी अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट रहे, बट ओवरऑल जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर डिकार्बनाइजेशन का मुंह चल रहा है, जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बिजनेसेस आर चेंजिंग देयर बिजनेस मॉडल वेरी फास्ट, मैं ऐसा समझता हूँ कि आईटी एज अ सर्विस विल बी बिग टाइम इन डिमांड. एंड इफ दैट इज अ रियलिटी तो आई थिंक भले आगे पीछे थोड़ा क्वार्टरली हो सकता है कोई कारण से, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल डिमांड आउटलुक रिमेन्स एब्सोल्युटली स्ट्रांग. If at the cost of going wrong, I may also add that Infosys kind of company may in subsequent quarters start improving their what you call guidance. So overall IT के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव पहले भी था और आज भी है. मैं मानता हूँ कि प्राइस में जो ड्रॉप आया है, करेक्शन आया है, उसके अंदर अच्छी कंपनी के लिए बाइंग बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. Some of the mid-tier IT companies, they are definitely giving good opportunity to buy into the portfolio. कंजम्पशन थीम पर आपका नज़रिया अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस की अगर बात करें, कैसा आउटलुक फ्यूचर में एफएमसीजी का नज़र आता है, और क्या आपको ये लगता है कि रूरल थीम जो है ये एक नेक्स्ट बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है एफएमसीजी ग्रोथ के लिए? क्योंकि इन दिनों रूरल थीम पर एफएमसीजी कंपनियां काफ़ी हद तक फोकस कर रही है. एफएमसीजी कंपनी के एक्सपोजर्स की अगर बात करें, नेस्ले, मैरिको, एचयूएल जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक एक्सपोजर ग्रामीण मांग पर रखा है, और इस एक्सपोजर को बढ़ाने की भी बात हो रही है. और वहां जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस मानो कम हो रहे हैं. क्या इस थीम पर नजर होनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली. आई थिंक आप अगर रूरल इकोनॉमी के आंकड़े देखें कंजम्पशन के, तो वहाँ पे कन्विक्शन मिलता है. एक साइड ऑब्जर्वेशन की जो अभी रिसेंटली जो कंपनीज के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नतीजे बाहर आए हैं, उनके नतीजे के अंदर उन्होंने एक कमेंट्री ऐसी रखी है कि दे हैव बीन कलेक्टिंग मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सिटीज विच आर बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, विच मीन्स के जो बी सिटीज और सी सिटीज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसे हैं और वहाँ पे कंजम्पशन के लिए भी फंड्स अवेलेबल है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल एफएमसीजी कंपनी के लिए एक तो मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ना, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल का जो माहौल है, वो कॉस्ट का माहौल है, वो कंट्रोल में देवेन भाई, 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ रुकेंगे? मेरे पास ना मारुति के नंबर आ गए. मैं आपके पास ना मारुति के पास नंबर्स लेके आपके पास लौट रहा हूँ. इस समय मेरे पास जो नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग 2623 करोड़ का मुनाफा है. ये 200 में मुनाफा नहीं आता कभी भी मारुति का, 2000 में ही आता है मुनाफा. तो 2623 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है. हालांकि उम्मीद से थोड़ा स्लाइटली कम लग रहा है मुनाफा, क्योंकि जो सिर्फ प्रॉफिट के नंबर इस समय मेरे पास अभी आए हैं. और वैसे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है, ये करीब 1800 करोड़ से बढ़कर आपके पास आया है 2600 करोड़ रुपए के आसपास का. लेकिन जो मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा ये नंबर थोड़ा कमज़ोर है. ये प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर इस समय आ चुके हैं. रेवेन्यू का नंबर है करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और एबिट का जो नंबर है, यानी कि जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो करीब है 3,350 करोड़ रुपए के आसपास का. स्लाइटली थोड़े नंबर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद से हल्के से कमज़ोर इस समय आपको दिख रहे हैं. अभी मारुति फ्लैट है, फ्लैट तो थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव है लग रहा है नंबर्स के देखने के बाद. अभी और थोड़े नंबर्स आ जाएं. अभी मेरे पास जो 3 नंबर आए हैं और उसके अकॉर्डिंग स्लाइटली नंबर्स कमज़ोर लग रहे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी उम्मीद से कम है, पिछली बार से बड़ा ज़रूर है लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम है. सेल्स के नंबर आए हैं वो भी 32,000 करोड़ रुपए के आसपास के आए हैं, स्लाइटली कम है. मार्जिन्स भी कम है, करीब 3500 प्लस करोड़ आना चाहिए था, आए हैं 3300 प्लस करोड़ रुपए के आसपास का. अब मैं आपको और कुछ नंबर जैसे जैसे मेरे पास आते हैं मैं आपको बताऊंगा.
देवेन भाई एक बार फर्स्ट इंस्टांस पे जो मेरे पास 3 नंबर्स आए हैं सिर्फ अभी तक, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के। उम्मीद मार्केट्स की उम्मीद से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है हमको। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों को आपने भी अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा। एक और चीज़ सर, मैं आपको मार्जिन्स का नंबर भी ऐड कर देता हूँ। करीब 10-10.25% के आसपास के मार्जिन है, ये 9% से बड़े हैं। सर आप इस नंबर्स पे आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहिए। तो ओवरऑल आई एम प्रेटी हैप्पी कि मारुति जैसी कंपनी, ये दिग्गज कंपनी है, उनके अंदर अभी प्रॉफिट के परफॉर्मेंस के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये आई थिंक सबसे हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स के अंदर हमने देखा था कि मारुति के नंबर्स के अंदर मार्जिन्स के फ्रंट के ऊपर काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट रहा। जैसे कमोडिटी के दाम सेटल हुए हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको कंपनीज की परफॉर्मेंस में, मार्जिन परफॉर्मेंस में दिख रहा है। एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस थी फॉर प्रोडक्शन, वो चैलेंजेस काफी हद तक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज हैव बीन एबल टू meet those challenges, particularly in the semiconductor segment. And at the same time, demand scenario remains absolutely very convincing, क्योंकि जो नए मॉडल कंपनी ने लॉन्च किए, particularly in the mid tier SUV segment, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मॉडल की डिमांड अभी भी अगले सालों के लिए आई थिंक बरकरार है और बढ़ेगी। तो गिवन दैट सिचुएशन, आई थिंक मेरे हिसाब से नंबर काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी है, इवन दो मे बी ऑन एक्सपेक्टेशन दे आर स्लाइटली लेस, बट दे आर क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। यस देवन भाई, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि नंबर आप एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर है, यही बात हमने भी नोटिस करवाई है, क्योंकि हमने आपको कंपैरेटिव फिगर भी दिखा रहे हैं, साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी बता रहे हैं। जैसे मुनाफे की उम्मीद थोड़े ज़्यादा की थी, करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए था, नंबर आया 2623 करोड़ रुपया। 32,000 करोड़ की आय आई है, नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया करीब 14-15 रुपये शेयर ऊपर था, अब मारुति का शेयर आ चुका है लाल निशान में, करीब 18 रुपये का नुकसान है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे कहने पर सौदा कीजिए, लेकिन हम आपको इतना चेताना और बताना ज़रूर चाहते हैं कि ये नंबर्स ठीक नहीं हैं। कृपया करके अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछिएगा, और थोड़ी बहुत हम हेल्प आपकी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मितुल इस बीच मेरे साथ